नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं लेकर हाजिर हूं एक खास चर्चा। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ टिप्पणी से हंगामा मचाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि एक मुस्लिम आयुक्त थे। इससे पहले कुरैशी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिमों की जमीन हड़पने की सरकार की भयावह योजना बताया था। वही कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दुबे ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ के चीफ जस्टिस और तमाम उन चीजों को लेकर जो संसद और सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर थे। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने उनकी विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। इस कानून का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने वक्फ बिल पर सवाल उठाए थे। अब फिर से उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया। कुरैशी ने कहा कि वो भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जहां पर किसी इंसान को उसकी काबिलियत और काम से पहचाना जाता है, ना कि धर्म से। अब सियासत गर्मा गई है। जिन सवालों के साथ आज हम आए हैं वो सवाल कुछ इस तरह से है। आज की चर्चा का पहला सवाल, क्या संसद और सुप्रीम कोर्ट की टकराहट लोकतंत्र के लिए खतरा है? ये वो सवाल है जिनके जवाब जरूरी है। सवाल नंबर दो है, क्या सांसद अदालत को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं? क्योंकि ये एक यक्ष प्रश्न बन गया। सवाल नंबर तीन क्या है? सवाल नंबर 3 है, क्या बीजेपी सांसदों से जानबूझकर ऐसे बयान दिलवा रही है? क्योंकि यह भी एक अपने आप में एक प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 4 क्या है, यह भी जान लीजिए। सवाल नंबर 4 है, क्या निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जो कहा वो संविधान पर हमला है? और इन सवालों के साथ में एक वो सवाल जो यहां नहीं लिखा है। सवाल वो, ये कब तक चलेगा? जनता के अहम मुद्दों पर बात कब होगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट, संसद के सांसद और इंसानों को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी होती रहेगी। निशिकांत दुबे ने बयान दिया और उसी बयान के बाद सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। वो 7वां आसमान जहां से सियासत नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कुछ कहा, बयान क्या कुछ थे, आपको बताएंगे, सुनिएगा और उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? वो लड़ाई जो अपने आप में लगातार 7वें आसमान पर है, ये लड़ाई, जिस लड़ाई को लेकर ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार सियासत की ये जो लड़ाई है जो वक्फ बोर्ड से शुरू हुई, ये आखिरकार कैसे और कब थमेगी, जो फिलहाल मुस्लिम आयोग तक पहुंच गई है। निशिकांत दुबे ने वो एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बता दिया जबकि वो चुनाव आयुक्त थे। उनका कहना है कि आपके समय में हुआ ही क्या। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ चर्चा में अमरदीप त्रिपाठी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकरण वर्मा है मेरे साथ,
और कांग्रेस के प्रवक्ता है जयकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील कौशिक जी। चर्चा की शुरुआत अमरदीप त्रिपाठी जी आपसे। अमरदीप जी, ये क्या मतलब निशिकांत दुबे के बयान से भारतीय जनता पार्टी क्या पल्ला ही झाड़ती रहेगी क्या? एक बयान सुप्रीम कोर्ट पर, बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया। अब पूर्व चुनाव आयुक्त को वो कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम आयुक्त थे अपने जमाने में जब ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तब ये चुनाव आयुक्त नहीं थे, ये मुस्लिम आयुक्त थे। अब इससे भी पल्ला झाड़ेंगे या फिर इसमें साथ हैं? देखिए अजितेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर जो है, स्पष्ट जो है एजेंडा था। जब वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, उसमें पारदर्शिता लाना। देश के चाहे मुसलमान वर्ग हो या गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों को बताना, न्याय संगत जो है फैसले होने चाहिए। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग होना चाहिए। न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट किया कि जो कि कांग्रेस पार्टी ने जो है 2012 में जो है मुस्लिम समाज के लोगों के अमरदीप जी की आवाज बढ़ाइए जरा, का कार्य किया था। यही उद्देश्य है। अब इसमें देखिए, दुबे जी ने जो अपना बयान दिया, पार्टी का एजेंडा क्लियर है। दुबे जी ने कुछ बयान दिया, कुछ उनके अपने तथ्यों के आधार पर दिया। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी इसमें बताया कि जो है एक यहूदी समाज के लोग ने या यहूदी व्यक्ति ने उनको जो है दान दिया था, तो वो अलग विषय। देखिए, उसमें डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड के नाम पर गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो डिबेट जितना हम लोग करेंगे उतना अनहेल्दी होगा। मूल मुद्दे पर हम लोग नहीं तो आज के जमाने में, जो भारतीय जनता आज के जमाने में अमरदीप त्रिपाठी जी, और आज के दिन में आपके हिसाब से किस पर चर्चा होनी चाहिए? अगर एक सांसद सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ललकारते हैं, तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, चलिए उस पर चर्चा नहीं हो, फिर वो चुनाव आयुक्त को, जो पूर्व चुनाव आयुक्त उनको मुस्लिम आयुक्त कहते हैं, उनकी कई वजह होती है, चलिए यहां भी ठीक है। ये आखिरकार वक्फ को लेकर ये कौन सा बिल ले आई जिसको लेकर अभी फिलहाल शांति नहीं हो रही है पूरे देश में? पश्चिम बंगाल अलग चल रहा है, दिल्ली में सियासत अलग चल रही है। देखिए अजितेश भाई, जो है जो निशांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का काम नहीं किया। उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पे जो न्याय संगत चीजें थी, जो उनके जो है क्राइटेरिया में आता, उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन वो भी बहुत न्याय संगत, तर्क संगत उन्होंने रखा है। कोई उलूल जुलूल बयानबाजी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की तरह नहीं किया। जब जेपी नड्डा तभी खुद को अलग कर रहे हैं ना उनके बयान से। देखिए अजितेश भाई, मैं एक चीज आपको बताऊं। देखिए, देश में आज जो मुसलमान वर्ग है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन से विरोध नहीं कर रहा है। आज जो मुट्ठी भर लोग देश में, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण के कुछ भाग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेस के मुट्ठी भर लोग हैं, ममता बनर्जी के लोग हैं, अखिलेश यादव के लोग हैं। देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के लेकर जो है विरोध नहीं कर रहा है। देश का मुसलमान तो स्वागत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज इतना बड़ा अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, जो आम मुसलमानों के हित के लिए है। आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम वर्ग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग मिलते हैं, जगह जगह लोग मिठाइयां बांटने का कार्य कर रहे हैं। मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल हो या देशी अन्य वो लोग भी आपको मुसलमान मानने पड़ेंगे जो उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, बातचीत की गुंजाइश तो कर लीजिए, वरना कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एसवाई कुरैशी भी मुसलमान ही है। खैर ठीक है, आगे आपके पास आएंगे। जयकरण जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जयकरण जी, ये स्थिति कहां पहुंच गई है? जहां निशिकांत दुबे जी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को लेकर आपको जिम्मेदार ठहरा रही है, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल निशिकांत दुबे ने जो कहा ठीक है, बीजेपी उसके साथ नहीं है, लेकिन सियासत में कांग्रेस जो है वो यहां पर जहर घोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, इससे न देश को मतलब है, न जयकरण वर्मा को मतलब। लेकिन निशिकांत दुबे के द्वारा जो कहा गया, इसका जवाब हमारे देश में गृह युद्ध, धर्म युद्ध, जात युद्ध, या जात और जात को लड़ाने का युद्ध, या गरीबों के हक हकूक मांगने का, किसानों के अधिकार न मिलने का,
हमारे देश में नौजवानों के अधिकारों को छीने जाने का, महिलाओं को सड़कों पर घसीटने का और बड़ी ही रोटी कपड़ा मकान का तो युद्ध छिड़ा है, तो इसका जवाब हमारे देश के निशिकांत दुबे जी देंगे या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री या माननीय मोदी जी को देना चाहिए। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इतने बड़े बयान पर मुहिम के अब चूंकि जयकरण जी देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर तो संवैधानिक संस्थाओं पर तो हमले होना इस देश में आम बात हो गई है जयकरण जी। अब इस तरह के हमले होना जो है वो आम बात हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं, इधर अब राहुल गांधी जी सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को ले किनारे सीधे साध रहे हैं कि भाई ये तो देख चुके हैं। मैं पूरी बात हमारी हुई ही नहीं, आपने बीच में रोक दी, फिर अभी अगली बात रखूंगा, फिर आप रोक देंगे, फिर कहेंगे कांग्रेस कुछ सुनती नहीं, कुछ करती नहीं। अब मेरी बात आप सुनिए ना। किस प्रकार से गृह युद्ध का मामला, भारतीय जनता पार्टी का जो शंका है कि भारत देश में धर्म युद्ध, गृह युद्ध, रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ की जनता त्राय कर रही है, बेरोजगार हमारा सड़कों पर युद्ध करने के लिए तैयार है, किसान अपनी एमएसपी के लिए युद्ध कह लीजिए, धर्म युद्ध कह लीजिए, किसान युद्ध करने के लिए सड़कों पर आंदोलित होने वाला है, कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है। इसका जवाब कौन देगा? निशिकांत दुबे के बयान को हम भारत देश की सरकार का बयान माने या माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आकर के ये बयान देने का काम करेंगे कि नहीं? अभी युद्ध नहीं होने वाला है, हम स्थिति को संभाले हुए हैं। इस बात का निशिकांत दुबे जी ने जिस प्रकार से आज देश का एकमात्र भरोसा माननीय कोर्ट, सम्मानीय कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करके जिस प्रकार से कमजोर करने का काम किया है, मैं बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि एकमात्र भरोसा हमें कोर्ट पर है। और आज भाजपा सरकार ने हमारे सुप्रीम पावर को भी बहुत कमजोर आंक करके इस देश की जनता को बताने का काम किया है कि न हम संविधान को मानते हैं, न हम कोर्ट कचहरी को मानते हैं, न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। हम वो करेंगे जो 100 साल पीछे जयकरण जी हो गया। फिर अब आप बोलते चले जा रहे हैं, सुनिए तो जरा, रुकिए तो। भारत देश को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। जयकरण वर्मा जी हो गया। अब सर, अब चलिए, आपकी बात हो गई, अब मैं पूछ लूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ठीक है, निशिकांत दुबे जी सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों ले रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग कैसी संस्था है? राहुल गांधी जी ने जो कहा उस पर चुनाव आयोग को बैठकर पॉइंट टू पॉइंट सफाई देनी चाहिए, उनके बात का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई एक एक बात आज सामने आएगा। जिस सरकार से भी देखा आपने कि एक जैन धर्म को आज उनके मंदिर मस्जिद को गिराया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिरा करके, यही तो राहुल गांधी जी ने कहा था आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम तो हमारे तो की सरकार के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश में स्थिति दूर नहीं है जब नौजवान लोग डंडा लेकर इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे, जब यहाँ पर लोग भूखे प्यासे लोग चुनाव आयोग को घेर कर करेंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा। जयकरण वर्मा जी आ रहे, ओके, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अभी फिलहाल यथास्थिति क्या है राजनीतिक गलियारों में? निशिकांत दुबे जी का बयान पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और उसके बाद अब एसवाई कुरैशी भी मैदान में कूद पड़े हैं, और वो वक्फ बिल का विरोध तो कर ही रहे थे, अब उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान का भी विरोध किया और पलटवार किया है। ये लड़ाई है क्या असल में? ये लड़ाई क्या वाकई में संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है? थोड़ा क्लियर कीजिएगा। दुबे का जो बयान है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, इसको कोई व्यक्ति स्वीकार इस देश में नहीं कर सकता। लेकिन गृह युद्ध जैसे प्रकरण को छोड़ के देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देखना पड़ेगा कि जो आवाज उठी है, जो समानांतर नियुक्तियों की आवाज है वहां पे, उसको कैसे खत्म वो करेंगे। गांव में कोई प्रधान की नियुक्ति हो जाए, प्रधान चुन लिया जाए, तो 2-3 बार प्रधान रहे, फिर उसको हटाना कितना मुश्किल होता है। और जब वो हट भी जाता है, मैं बहुत छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ,
कि प्रधान हट भी जाए तो इस तरीके की राजनीति उस ग्राम सभा में फैला देता है, शांति नहीं रहती। तो वही स्थिति आप बड़े स्तर पे इस देश में देखिए कि एक का भतीजा, भतीजे का नाती, नाती का भतीजा, ये सब नियुक्ति होती रहेगी तो आखिर में आप चला कैसे पाएंगे? आपकी नियुक्ति को संवैधानिक तरीके से नहीं होगी। आपकी नियुक्ति क्यों नहीं एक आयोग करेगा? केवल आप भतीजे और नाती और पोतों को ही आप नियुक्ति करते रहेंगे? क्या आप भी संविधान से ऊपर हैं? जब देश की संसद ने आपकी नियुक्तियों को लेकर के कोई कानून बनाया, आपने सिरे से खारिज कर दिया। उसमें तो विपक्ष ने भी वोट डाले थे, विपक्ष का भी समर्थन था कि राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ बिल जो कानून बनता है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लागू नहीं होने देगा। ठीक, वो गवर्नर को, राष्ट्रपति को आईना दिखाएंगे, अपने यहाँ अपने न्यायाधीशों को आईना नहीं दिखाएंगे कि कितने कितने वर्ष से आपके यहाँ जो हैं तमाम केस ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों से पड़े हुए हैं। तमाम ऐसे केस उत्तर प्रदेश का आप देखिए 42 साल बाद उस पर आता है आदेश। 42 साल लगते हैं उसको एक परिवार को न्याय पाने में जी। 5 करोड़ से ज्यादा जिस देश में केस पेंडिंग पड़े हों उसके न्यायाधीश माननीय राज्यपाल और राष्ट्रपति को आईना दिखाने का काम करते हैं कि आपके यहाँ पेंडिंग कैसे फाइल है। तो सबसे पहले में माननीय न्याय देखना पड़ेगा कि आश्रम में नियुक्तियों को लेकर के और केसों को लेकर की स्थिति क्या है। आप ही के 4 जिले कॉन्फ्रेंस करके आप ही की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे, इसके सवाल को कौन खड़ा करेगा? तो ये सब चीजें हैं निष्कांत द्विवेदी ने कहा है। लेकिन जो गृह युद्ध वाली बात है और रही एसवाई कुरैशी वाली प्रकरण, निश्चित तौर से एसवाई कुरैशी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। वो 2019 के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस देश में घूम रहे हैं। और आप देखिए 2011 में मैं एक अखबार का मैनेजिंग एडिटर था, एसवाई कुरैशी को उसमें बुलाया गया था। तो एसवाई कुरैशी ने मुझसे कहा कि साहब हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरी उस राज्य में एक मीटिंग है। तो हमने व्यवस्था देखी है, उस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के विमान से वो मेरे कार्यक्रम में पहुंचे थे। मैं इस बात से हतप्रभ लेकर के था कि प्राइवेट कार्यक्रम में सरकारी विमान का कैसे उपयोग हो गया। आज मुझे हकीकत लग रहा है कि आपके जो उस पार्टी में किस हद तक संबंध है आपके। अभी जो कार्यक्रमों में मुझे मिले कांग्रेस के कार्यक्रमों में, आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप एक कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे हैं इस देश में, तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होंगे। आप टीएन सेशन से पहले की आप नियुक्तियां देखिए, इस देश में कौन नियुक्ति करता था? ठीक, केवल प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, पीएमओ के अनुमोदन पर नियुक्ति होती थी। सीबीआई के चीफ की नियुक्ति कैसे होती? पीएमओ के अनुमोदन पर होती थी, प्रधानमंत्री करते थे। 2014 के बाद ये परिस्थितियां बदल गई कि साहब प्रधानमंत्री इन चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे या सीबीआई के चीफ की नियुक्ति करेंगे तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और उसमें आप देखिए, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसमें होते हैं। कैसे आप अपनी नियुक्ति स्वयं कर सकते हैं उस आयोग में नियुक्ति के लिए? और उसी नियुक्ति को लेकर के जब उसी सीबीआई चीफ पर सवाल खड़े हुए थे, जो सीबीआई के रहते हुए सीबीआई के चीफ की नियुक्ति हुई थी, कौन जिम्मेदार था? तो ये कहाँ का पैमाना है कि माननीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश उसमें होगा तो बिल्कुल ठीक से काम करेगा वो। ठीक है। तमाम ऐसे सवाल हैं तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये कुछ उंगली उनके ऊपर उठ रही है, उसमें सुधार की गुंजाइश है तो करे। ठीक है, ओके, उनके लिए बराबर है, ठीक है, सारे राजनीतिक दल उनके लिए बराबर है। कौशिक जी, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कि निश्चित तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों का झुकाव किसी तरफ रहा है। ओके, कौशिक जी कौशिक जी न रहे, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ठीक है, ओके, मैं आपके पास आता हूँ। अतुल यादव जी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल जी सॉरी, काफी देर बाद आपके पास में आ रहा हूं। और ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है अतुल जी, और पूरे देश की सियासत में, और उत्तर प्रदेश भी इससे छूटा हुआ नहीं है। चर्चा देखिए, भले ही आज मेरे पीछे जो फोटो लगी है उनमें सुप्रीम कोर्ट नजर आए, निशिकांत दुबे नजर आए, एसवाई कुरैशी नजर आए, लेकिन ये चर्चा वाकई में ये है कि पदों पर बैठे व्यक्ति तो सरकारी है या संवैधानिक है, और सांसद, विधायक या कोई मंत्री, ये आखिरकार सामंजस्य बन नहीं पाता है या बनने नहीं दिया जाता, या फिर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करता होगा। अतुल जी, डॉक्टर हामिद अंसारी जो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, लंबे समय तक कांग्रेस के कार्यकाल में भी रहे और इधर आगे भी रहे, सब कुछ ठीक था। 2014 के बाद भारत में मुसलमान खतरे में नजर आने लगा और ये बात उन्होंने बाहर देशों में जाके कही थी। ये अपने हिसाब से हो रहा है। जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने विधायकों को, अपने सांसद के माध्यम से
जो है सुप्रीम कोर्ट को डराने की बात करती है। अगर देश की न्यायपालिका ही डर के स्थिति में आ जाएगी, जजों पर टिप्पणियां की जाएंगी, तो देश में बचेगा क्या। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी, सीबीआई इन चीजों का भरपूर दुरुपयोग किया गया है, दोनों कार्यकालों में दुरुपयोग किया गया। देश की न्यायपालिका जो स्वतंत्र रूप से अगर कोई बात बोल दे तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके विरोध में खड़ी हो गई है। और देश का लोकतंत्र अगर आज जिंदा है तो माननीय न्यायपालिका के बल पर जिंदा है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे अपर कोर्ट हो, चाहे हमारे विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं। लेकिन अब इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद टिप्पणी कर रहे हैं, खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं, तो देश की व्यवस्था कैसे बचेगी, देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा। चुनाव आयोग पर भी प्रश्न खड़ा होता है। अगर आज की डेट में हम जब चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को क्यों नहीं उसमें जुबान खुलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रत्यक्ष रूप से जो ये बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलवाई गई है, अतुल यादव जी, तौर पर बुलवाई गई है, अतुल यादव जी, डराने के लिए बुलवाई गई है। अतुल यादव जी, एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है, सच नहीं है कि इससे पहले और इसके पहले के समय में 2014 के बाद और अभी 2025 तक इस बीच में विपक्ष द्वारा कई बार सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रदेश की हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया और ये कहा गया ये फैसला ठीक नहीं है। देखिए, फैसला उठाना, देखिए माननीय न्यायालय पे क्या ये सच नहीं, बस इतना बता दीजिए। आलोचना करी जा सकती है, लेकिन एक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने वाली स्थिति पे वो अलग प्रक्रिया होती है। आलोचना तो देश में हम बैठे हुए हैं, हम सरकार में, हम विपक्ष में हैं, हम सरकार की आलोचना करेंगे, सकारात्मक रूप से आलोचना करेंगे, तरीके से आलोचना करेंगे। लेकिन सरकार को हम ये थोड़ी कि माँ बहन की गाली देने लग जाएंगे, ऐसी स्थितियां थोड़ी ना हो सकती हैं। हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक भाषा में बात करेंगे। यानी कि तरीका क्या होता है, डराने वाला नहीं हो सकता है। या प्रक्रिया अपनाई जाए, सार्थक प्रक्रिया अपनाई जाए कोई, लेकिन ये तो डराने वाली बात होगी, सीधे सीधे टिप्पणियां करी जा रही हैं। और ये क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर टिप्पणी करा रही है। अगर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में इन्होंने इनके एक सांसद द्वारा कहा गया था, 2-3 सांसदों के द्वारा कहा गया था कि हमें 400 सीटें चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा कि भाई उनको लगता है 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान को ये क्या है कि अगर अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया इस प्रकार की हो गई है कि अब सीधे सीधे लोगों को लग रहा है कि ये न्यायपालिका पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो खुले तौर पर ये अपने बचाव में आ गए कि नहीं ये तो उनकी निजी बात है, ये है वो, इस प्रकार की भाषा कि ये अच्छी नहीं है। देश का लोकतंत्र जो है सभी जो न्यायपालिका पे टिका हुआ है, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहने दिया जाए, न्यायपालिका को डराने का प्रयास ना किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विपक्ष हो। और जो भी अगर ये व्यवधान पड़ेंगे तो देश अगर में न्याय से हम वंचित रह जाएंगे, अच्छे न्याय से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, जजों को डराने अमरदीप त्रिपाठी जी काउंटर करेंगे। ओके, नहीं होनी चाहिए। अतुल भाई आ रहा हूं। ठीक है अमरदीप जी, अभी देखिए समाजवादी, हालांकि जवाब मुझे कौशिक जी से भी लेना है, वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अमरदीप जी आप जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं कौशिक जी के पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के सांसद जो है न्यायपालिका को डराने का कार्य कर रहे हैं। सफेद कफन कौन भेज रहा था? सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है कौन कह रहा था? चुनाव आयोग के बारे में क्या उलू जुलू बयानबाजी कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे। आज बंगाल जल रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक बार भी इसका खंडन नहीं करते हैं, इसका विरोध नहीं करते हैं। डीएमके के नेता किस प्रकार के सनातन पर उलू जुलूल बयानबाजी करते हैं, उस पर कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार बोलने का कार्य नहीं करते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे रोटी कपड़ा मकान। अरे भैया 60 साल तक इस देश में आप लोगों ने राज किया, अभी भी रोटी कपड़ा मकान से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। 80 करोड़ लोगों को रोटी कपड़ा मकान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मकान भी दे दिया, शौचालय भी दे दिया, जो है रोज हर महीने राशन भी दे रही है। आधा राशन खाते हैं, आधा राशन बेच के कपड़ा भी खरीद लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करते, हम तो करके दिखाए हैं। आज पारदर्शिता की जब बात करते हैं हितेश भाई, क्या वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड के संपत्ति का सदुपयोग नहीं होना चाहिए? जो हजारों मामले लंबित है, जो खाना बदोश की जिंदगी जो है
जी रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग अपने रजिस्ट्रियों को लेकर इधर उधर जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या आम मुसलमान जिसकी संपत्ति को वक्फ नहीं, बोर्ड ने कब्जियाया है, हथिया लिया है, क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है कि उसको तो न्याय फिर मिले? इंतजार करना चाहिए अगर ना भारत निशिकांत के दुबे जी मुसलमानों को न्याय दिलाने का इंतजार कार्य कर करना रहे चाहिए। हैं कोई तो रोक इनको लगा दी दर्द थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट हो ने रहा है? परमानेंट तो रोक लगानी दी थी। अमरदीप जी, इंतजार करना चाहिए था निशिकांत दुबे जी को, और इस विवाद की शुरुआत ही नहीं होती। हालांकि वो बात दूसरी है कि यही बात जो है ये एसवाई कुरैशी या अन्य लोगों को भी सोचनी चाहिए थी। कौशिक जी, थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी हो गई। नहीं, देखो, दो चीजें हैं। ये मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हों, लेकिन न्यायिक व्यवस्था को समझना तो पड़ेगा कि आपकी नियुक्ति किसी परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं। आपकी नियुक्ति ऐसे क्यों कि आप ही चुनेंगे कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनेगा? आप ही क्यों कुर्सी सौंप के जाएंगे कि दूसरी पीढ़ी के जजों को कि आप आइए और आपका स्वागत है यहाँ पे? ऐसे तो राजनीति में भी कर दीजिए, शिक्षा में कर दीजिए, जितने विभाग है सब में कर दीजिए। फिर क्या दिक्कत आ रही है? प्रधानमंत्री भी अपना प्रधानमंत्री अपना चुनते रहेंगे। आप संविधान से ऊपर है जो गलत। और दूसरी बात, जो कॉलेजियम स्थिति का भी आजाद हुआ तब की क्या? जब से ये स्थिति स्टार्ट हुई है और उससे पहले कितना पे आप देख लीजिए, समीक्षा कर लीजिए कितना है। तो ये कम से कम माननीय उच्चतम को समझना पड़ेगा कि नियुक्ति का सिस्टम उन्होंने बना रखा है। मैं खुद व्यक्ति को चुन के जाऊंगा तो मेरे हिसाब से काम करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा? अब आप बैठ के कुर्सी पे कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था हमारे लिए एक जैसे। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा ना, केवल फोन पर ही जमानत मिल जाएगी। गुजरात वाले प्रकरण में कपिल सिब्बल फोन करते हैं, फोन पे सुनवाई जमानत, और वह पुलिस अरेस्टिंग के लिए खड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि नहीं, आप अरेस्टिंग नहीं करेंगे अगली सुनवाई तक। ऐसी व्यवस्था देश में देखी गई है क्या? ये किसी गरीब के लिए है ऐसी व्यवस्था क्या? ठीक है। तो जो चुनिंदा लोगों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था कर रखी है, ये खत्म बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ मुट्ठी भर सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं उनकी कठपुतली बना हुआ है न्यायालय। जब आप बहस का आप अंदाज देखिए, जब वो एडवोकेट खड़े होते हैं तब बहस का अंदाज देखिए, और नया एडवोकेट आता है सबका बहस का अंदाज देखिए। अब ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है। तो ये कम से कम मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा। और सारे राजनीति में तो कह रहा हूँ नियुक्ति को लेकर के जो कानून बना उसमें विपक्ष भी सहमत था, विपक्ष भी मानते थे। विपक्ष के कुछ लोग नहीं नियुक्ति तो किसी आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं, एसवाई कुरैशी की नियुक्ति कैसे हुई ये बताने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो 2014 के बाद अचानक मांगे होने लगी कि सीबीआई चीफ पर हम, ठीक है, आप जी देखिए कि जो पिजड़े का तोता कब कहा सीबीआई में, ये सीबीआई ने 2014 के पहले कहा, कैसे कहा? और उस सीबीआई चीफ की नियुक्ति की स्थिति को आप देखिए, तो उस कमेटी में कौन कौन थे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो अब समझ में आने लगी है। ठीक है। और इसी का खामियाजा मुझे लगता है जैसे चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ में कुछ कमियां तो हम ही लोग खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। केवल लोग हमारी आलोचना कर सकते हैं। वही स्थिति मुझे लगता है कि न्यायिक व्यवस्था को लेकर के हम अपने विभाग की कमियों को प्रयास करेंगे। खुद ही खत्म कर सकते हैं। ये रिटायर्ड जजों से बैठ के भी आप बात करेंगे, वो भी ये स्वीकार करते हैं। ठीक है कौशिक जी, कुछ लूपहोल हैं जिनके पीछे के पर्दे से तमाम इधर उधर चीजें होती हैं। आया कौशिक जी, तो ये मुझे लगता है ये लूपहोल बंद हो जाएंगे। तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों की जयकरण जी। ठीक है कौशिक जी, आ रहा हूँ, कौशिक जी आ रहा हूँ। के नाते अधिकार है। अरे तो न्यायिक व्यवस्था का आलोचना करने का अधिकार थोड़ा ही है। ठीक है। चुनाव आयोग क्या है? डॉक्टर सुनील कौशिक, चुनाव आयोग थोड़ा सा रुक कर, हाईकोर्ट की तरह शक्तियां दी गई हैं। ठीक है कौशिक साहब, ओके। अब चुनाव आयोग की आप आलोचना करेंगे और कहेंगे कि वो बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या 1 to 1 साहब हमने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही है कितने गलत है, तो माननीय न्यायाधीश भी या फिर बताए आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौशिक साहब आ रहा हूँ, कौशिक साहब आ रहा हूँ। जयकरण जी हाँ बोलिए। जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस पढ़े लिखे भाषा में अपनी बात को ये रख रहे हैं। मुझे बहुत हर्ष होता अपने नेता माननीय खड़गे साहब का, माननीय राहुल गांधी जी का। इन्होंने भी यही कहने का काम किया कि कुछ लोग अपने घर परिवार को अपने जात बिरादरी तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हमारे नेता, हमारी पार्टी यही तो मांग कर रही है
कि इस देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है। इस देश में जिसकी संख्या भारी है, जो इसके आंकड़े हैं, उसके अनुपात उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं सरकार कर पा रही है। अभी हमारे भाजपा के साथी बात कर रहे थे इस देश में गृह युद्ध होने जाए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, फिर वो बात करते करते चले आए हिंदू और मुस्लिम पर, 5 किलो राशन पर, फ्री के राशन पर। भाजपा के साथी शायद ये भूल गए कि जिस कोरोना काल में फ्री का राशन, 5 किलो राशन, या हमारी जो खाने पीने की जो सिक्योरिटी है, जो बिल आई, ये कांग्रेस सरकार ने दी है। लेकिन अब इस पर भी ये नेहरू को गाली देंगे, कांग्रेस को गाली देंगे, क्योंकि देश में जो संस्थाएं थी, जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, अन्य सरकारों ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी, आरएसएस के लोगों ने इसको बेच करके इस देश को बर्बाद करने का काम किया, अपने कार्यालय बनाने का काम किया, हम तो हमारे दो को बांटने का काम किया है। इसके ध्यान हटाने के लिए आज ये इधर उधर की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ कहता हूँ, माननीय मोदी जी, हमारे कौशिक साहब भी ये बात उठा रहे हैं, हम भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि देश में जातीय जनगणना तत्काल से तत्काल करवाई जाए। इस देश में जिसकी जितनी जो जात की भागीदारी है, उसको सरकारी नौकरों में भी और न्यायालयों में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे न्याय की प्रक्रिया में और अच्छा हो, जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। उम्मीद है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को भी मोदी सरकार सिर्फ चुनावी हिंदू न मान करके उसमें भी भागीदार बनाने का काम करेगी। हम त्रिपाठी जी, अब यह सवाल है कि इसे सरकार कब तक आगे लेकर जाएगी, इस विषय को खत्म कब करेगी, और फिलहाल वक्फ को लेकर अब सरकार का क्या स्टैंड है आगे? जी, अभी वक्फ को लेकर जो है सरकार का पहले भी जो स्टैंड था, आज भी वही है और कल भी रहेगा। हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं, न्याय संगत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और हम लोगों को भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय इसी से मिलता जुलता आएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं, कार्यालय की बात कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है, भारत में भारतीय जनता पार्टी के 12 करोड़ कार्यकर्ता है, उनकी गाड़ी कमाई से जो है, जो कार्यालय बना है, उनकी गाड़ी कमाई से बना है। आपकी तरह नेशनल हार्ड के जो है अखबार बेच के जो है नई संपत्ति खोज कर जो है एजेएल की संपत्ति को गलत तरीके से जो है ये करके, सुनिए, 50 लाख की संपत्ति को 2000 करोड़ बनाकर देश को लूटा नहीं जा रहा है। लूटने का कार्य जयकरण जी सुन लीजिए, जब लूटने का कार्य नहीं किए थे जयकरण जी, देखिए आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोले थे, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। हिमाचल में लोगों को जो है वेतन नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, 1500 रुपए आप लोगों ने वादा किया था, उन महिलाओं को 1500 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन आप करोड़ों रुपया विज्ञापन पर अपने अखबार पर खर्चा करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आज बंगाल चल रहा है, आप लोग एक बार बोलने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, हिंदू विस्थापित हो रहा है, आप लोग एक बार बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो भाई, जयकरण जी कुछ तो शर्म कर लीजिए। आपके पास में शब्द नहीं है बोलने के लिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अमरदीप त्रिपाठी जी, जयकरण जी, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, दोबारा बोल रहा हूं, अमरदीप त्रिपाठी जी और जयकरण जी को एक विंडो में डालिए, दोबारा बोल रहा हूं। सरकार से कहिए कि जो कीमत गन्ने की आज 5 साल पहले थी, वही आज हमारा किसान देखने को मजबूर हो रहा है। गन्ना आपको नहीं दिखाई पड़ता, सेब दिखाई पड़ता है हिमाचल जाकर के। अरे भाई जयकरण जी, सुनने का प्रयास करिए, आपको गन्ना नहीं दिखाई पड़ेगा, सुनने का प्रयास करिए, चोरी और सीना चोरी मत करिए। चलाना चाहते हो, गन्ने का रेट अल्पेश भाई पहले इनको चुप कराइए, चोरी और सीना चोरी, पहले चोरी करेंगे फिर सीना चोरी करेंगे। सड़क से सड़क तक हंगामा मत करिए, पहले खंडन करिए। ममता बनर्जी के सरकार में जो है जिस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका खंडन करेंगे। पहले
आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जयकरण जी खंडन करिए इसका। जैसे मजबूत मुद्दे पर हो रही है, आप कहाँ चले गए हिंदू मुस्लिम करने, आप कहाँ चले गए अरे भाई, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू काटा जा रहा है। आप लोग हिंदुओं को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं मुसलमानों से, इसका खंडन करिए। समझते हो तो थोड़ा अपने दिमाग को धैर्य रखिए और गृह युद्ध जैसे बड़े मुद्दों पर आप अरे भाई गंभीरता से जयकरण विचार जी कीजिए। पहले बात सुनिए, तथ्यों पर बात करिए। तथ्यों पर आप बात नहीं कर रहे हो। भाजपा के सांसद ने क्या कहा उसके पहले आप स्टेटमेंट उठा लीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट को आप लोग कोसने का कार्य किए थे, चुनाव आयोग को आप लोग कोसने का कार्य किए थे, सीबीआई को आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, सरकारी संस्थाओं के ऊपर में जो है कटाक्ष करने का कार्य, दोषारोपण करने का कार्य आप लोग करते हैं महाराज। हिंदू मुस्लिम के दंगे आप लोग करवा रहे हैं। आज बंगाल जल रहा है, बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी की इतनी हैसियत नहीं है आज साथ में बैठे हुए कि एक टिप्पणी माननीय को मोदी कर जी दें। इस पर बोलेंगे, माननीय अमित शाह जी इस पर बयान देने का काम करेंगे, मोहन भागवत जी बोलने का काम करेंगे। गृह युद्ध जैसे मुद्दे पर क्या हम लोग गृह युद्ध की आग में झोंकने जा रहे हैं? ठीक है, ओके ओके, जयकरण जी रुकिए, जयकरण जी रुकिए, ठीक है, हमारा देश बर्बाद होने के कगार पर है। नहीं इन सब चीजों से जयकरण जी रुकिए ना। अब बात वही है ना, बात वही है कि यहाँ से चर्चा शुरू हुई, वक्फ पर चर्चा शुरू हुई, SY कुरैशी पर बातचीत हुई और पहुंच गए पश्चिम बंगाल। रुकिए एक सेकेंड, आप पहुंच गए $16 पर, उधर चर्चा लगे। डॉक्टर सुनील कौशिक एक फाइनल क्वेश्चन और कुछ इस तरह से जवाब मैं समझना चाहता हूं आपसे कि इस पूरी स्थिति में फिलहाल सरकार का स्टैंड होना क्या चाहिए? जो निष्कांत दुबे जी ने आवाज उठाई है, केवल गृह युद्ध को छोड़ दिया जाए, मैं उससे बिल्कुल, और मुझे लगता है कोई देश का व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि सीबीआई देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं या उनकी वजह से गृह युद्ध होगा। ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि गैर संवैधानिक बयान है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसको छोड़ दिया जाए और जो सवाल हैं उन बातों पर तो कम से कम चर्चा होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियुक्ति की व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस पर, या ममता बनर्जी या और राजनीतिक दल बताएं कि यही व्यवस्था रहेगी या बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। चुनाव आयोग की जो मैंने चर्चा की, चुनाव आयोग को आप देखिए, TN सेशन से पहले एक ही चुनाव आयोग हुआ करता था और वो PMO के, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर होता था। TN सेशन ने जब सख्ती के साथ इस देश में चुनाव कराए तो उसके बाद तत्काल 2 उपचुनाव आयोग की नियुक्ति और होगी। और उन्होंने कहा कोई भी फैसला होगा तो बहुमत से होगा। ये कौन लेके आया? ये किसने कहा कि 2 उपचुनाव आयुक्त और होंगे? लगा सरकार को कभी कभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाती है, वो भी सरकार की नहीं सुनता, तो उन्होंने एक फार्मूला निकाल दिया। दूसरी बात, सबसे जो नियुक्तियां PMO या प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर अब तक इस देश में होती आई हैं, ठीक है, तो वो फार्मूला रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब उसमें बदलाव क्यों? ठीक है, मैंने गांव के प्रधान का एग्जाम्पल दिया, वही स्थिति पूरे देश में लागू हो रही है। मुझे लगता है कि जो खामियां हैं, जैसे आप संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बदल रहे हैं। देखिए अम्बेडकर जी के जीवित रहते हुए कितने संविधान में परिवर्तन हो गए। ठीक है, नहीं ये तो खैर मुझे पता है। अपने जीवन काल में जब प्रधानमंत्री रहे तब तक 40 से ज्यादा संशोधन कर दिए। अब इस पर उसी संविधान में जब उसके वो जो 400 पार वाली बात थी उसको खैर अलग तरह से इंटरप्रेट कर दिया गया। खैर ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, इस पूरे अब मोड़ को अगर हम देखें तो इस समझ में आता है कि ये मोड़ नहीं है, सियासी होड़ है। सियासी होड़ है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का। ये होड़ है कि कैसे मुद्दों को भटकाया जाए। ये होड़ है कि कैसे संसद और सांसद अलग अलग चीजों पर, जिन मुद्दों पर राय रखना चाहते हैं या राय रखनी चाहिए वो ना रखें, बल्कि सवाल करते रहे सुप्रीम कोर्ट से, सवाल करते रहे चुनाव आयोग से। सवाल निशिकांत दुबे का भी है, सवाल राहुल गांधी का भी है, और सवाल दोनों के अपने अपने स्तर से, कानूनी प्रक्रिया से या वैधानिकता से गलत भी है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।